चलिए पहले कर दिया, लाइव कर दिया हो गया, ठीक है चलो। अच्छा, इसमें लेवल 1 वाले कौन कौन है, लेवल 2 वाले कौन कौन है? हाथ खड़े करो, लेवल 1 वाले करो पहले। अच्छा, 1 वालों की संख्या ज्यादा है, लेवल 2 वालों की संख्या ज्यादा है, कम है, ठीक है। चलो देखो, अभी हम पहले पात्रता के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, है ना। पात्रता किस किस की, मतलब हो रखी होगी तो क्यों ही बैठेगा, जिसकी हो रखी है वो थोड़ी ना है, हो रखी है फिर भी पढ़ लो, लेवल 1 वाले हो आप। चलो, लेकिन पहले हम वो टॉपिक्स पहले कवर करेंगे जो जनवरी में जो एग्जाम हो सकता है उसमें वो टॉपिक्स आते हैं, है ना। अब देखो क्या है कि सर बोल रहे थे कि सर बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाना। देखो 0 लेवल ठीक है, आपका बेसिक कमजोर है, लेकिन आपको तैयारी वो करनी ही पड़ेगी जो एग्जाम में आती है। समझ रहे मेरी बात? आपके ग्रामेटिकल टॉपिक का बहुत बड़ा रोल नहीं है, 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 टॉपिक हैं ग्रामर के पात्रता में। एक तो आता है मॉडल, अगर आपने सिलेबस देख लिया है गलती से तो, हाँ गलती से देखते हैं सिलेबस। तो एक तो है मॉडल, दूसरा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और तीसरा टॉपिक है लिंकिंग डिवाइस। एक बार मैं भी बताऊंगा आपको सिलेबस आपके किस तरीके से आता है, क्या क्या चीजें कहां कहां से आती हैं। तो आपके 4 से 5 ही क्वेश्चन बनते हैं। मेजर क्वेश्चन जो बनेंगे वो बनेंगे टीचिंग मेथड्स से। अब आपके बाकी के टीचिंग मेथड तो क्या है कि हिंदी में है, वो तो शायद आपने पढ़ भी रखे होंगे। अब इंग्लिश के टीचिंग मेथड आते भी इंग्लिश में ही है, लैंग्वेज में है, इसीलिए बच्चों को ये लैंग्वेज जो है थोड़ी सी मुश्किल लगती है। हाँ मेथड तो सेम ही होते हैं, नहीं नहीं ना 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 ना, बहुत कुछ अंतर मिलेगा आपको। हिंदी के मेथड्स इंग्लिश के मेथड्स में बहुत कुछ चीजें अलग हैं, क्योंकि हिंदी को सीखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इंग्लिश को सीखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो मेथड भी तो उसी प्रकार से चेंजेस हो ही जाएंगे ना, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो रहेगा ही रहेगा। सबसे पहले हम सिलेबस को लेकर बातें करेंगे, फिर हम टॉपिक वाइज जो है चर्चा शुरू करेंगे। जिसको समझ में नहीं आए वो बता देना, और वैसे तो समझ में आ ही जाएगा आपको, है ना। 99% तो सबको आ जाएगा, चाहे आप बिल्कुल नहीं जानते हो इंग्लिश में। और जिसको नहीं आए तो ये आपकी मॉरल जिम्मेदारी है कि आप पूछो। अरे जिस व्यक्ति को 1 रोटी खानी होती है 1 खाता है, जिसको 3 की भूख होती है वो 3 खाता है, जिसको 1 बार में समझ में आता है वो 1 बार में समझ लो, अरे जिसको 2 बार में आता है 2 बार में समझ लो, 3 बार में आता है 3 बार में समझ लो। ये तो ये होता है ना कि हो सकता है आपको 1 बार में समझ में नहीं आए, हो सकता है आपके बेसिक्स कमजोर हो तो नहीं आए, इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं तो अंतर्ज्ञानी हूं नहीं कि आपके मन की बात पढ़ लूं, अच्छा इसको आ गया इसको नहीं आया। और ये अब अगर आप नहीं पूछोगे तो गलती आपकी है, आपको पूछना है। सर कोई भी चांस बिल्कुल आप पूछो और कोई हंस जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसने वाले तो हंसी जाते हैं। तो आपको पूछ लेना कि सर मुझे नहीं आया, समझ में तो नहीं आया, दैट्स इट, है ना। अब देखो सबसे पहले हम सिलेबस को लेकर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। देखो सिलेबस जो है आपका, एक बार देखो ये कहां से बढ़ेगा, क्या ये बोर्ड टाइप, चलिए इतना ही लिखा जाएगा इससे तो ना। देखो इंग्लिश लैंग्वेज, और लैंग्वेज नंबर कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग, सेकंड। अरे इंग्लिश भी लैंग्वेज फर्स्ट में भी होती है, लैंग्वेज सेकंड में भी होती है। चलो मैं थोड़ा समझा देता हूं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको बता देता हूं लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का कंफ्यूजन है क्या है। देखो आपको 2 लैंग्वेजेस पूछी जाती है, एक लैंग्वेज फर्स्ट है एक लैंग्वेज सेकंड है, इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म में भी भरना है। अब जिन बच्चों का, मैं इंग्लिश को लेकर बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जिन बच्चों का मीडियम इंग्लिश होता है, यानी कि जो इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका वातावरण घर परिवार उसी तरीके का है, तो उनको लैंग्वेज फर्स्ट यूज करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए वो सुटेबल है, और 95% बच्चों के लिए वो सुटेबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तो ग्रामर आती है, बहुत ज्यादा, सब पूरा ही ग्रामर है उसमें, और वोकैबुलरी का बहुत अच्छा पार्ट उसके अंदर आता है। तो जिन बच्चों का अगर बैकग्राउंड अच्छा है तो वो वहां से नंबर ला सकते हैं।
जिन बच्चों का बैकग्राउंड हिंदी का है उनके लिए लैंग्वेज सेकंड ही इंग्लिश चूज करनी चाहिए। लैंग्वेज सेकंड में क्या है, ग्रामर के तो 3 ही टॉपिक है, वोकैबुलरी का एक टॉपिक है, इडियम्स और फ्रेजेस, बाकी आपके टीचिंग मेथड है और कुछ एक लिटरेचर के 2-3 पॉइंट है। इसलिए लैंग्वेज सेकंड से नंबर लाना ज्यादा आसान होता है, तो आप लोग लैंग्वेज सेकंड को ही प्रेफरेंस देना एज अ इंग्लिश लैंग्वेज। और फर्स्ट में आपने मुझे लगता है हिंदी चुनी होगी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हिंदी को ही चुनते हैं फर्स्ट में, सेकंड में संस्कृत और इंग्लिश में से किसी एक को चुनते हैं। अब जैसे लेवल 1 वालों को तो संस्कृत चुननी ही नहीं चाहिए, सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि संस्कृत का रोल आपके मेंस में तो खत्म ही है। मेंस में तो इंग्लिश 18 नंबर की आएगी, 9 क्वेश्चन आएंगे, 4 ग्रामर के और 5 मेथड के, तो और 4 ग्रामर के, हाँ चलो ऐसे मान लो 9 आते हैं वो ना, 4 और 5 का रेशो है उसका। अब मेथड आप जैसे पात्रता में पढ़ लेते हो तो मेथड की बात तो आपको वहां पढ़नी नहीं है। जैसे यहां से अगर आप मॉडल्स पढ़ लेते हो तो मॉडल्स वहां पैसिव वॉइस में आपके काम आ जाएंगे, तो वो भी मजबूत हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस के साथ पढ़ा जाता है तो टेंस भी मजबूत हो जाएगा। तो आपकी बहुत कुछ बातें जो है वो पात्रता में ही पूरी हो जाएंगी, तो आपको सीधा सीधा वहां, अब आपको सुनने में ऐसा लगा होगा 9 ही तो है, ये 9 नहीं है, ये सिलेक्शन का बीच का रेशियो है। आप पूछना जिन जो रहे लेवल 1 वाले वो इंग्लिश की वजह से रहे, क्योंकि वो उन क्वेश्चन में तुक्का मार के आए और तुक्के गलत ही होते हैं। जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है और जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें तुक्का सही भी चल जाता है। सीटी में देके आए थे बच्चे, सही निकल गए उनके। यही अगर नेगेटिव मार्किंग होती ना तो वो गलत होता, क्योंकि फिर दिमाग लगाते ना। अभी तो क्या किया उन्होंने, आंखें बंद किए भरा हुआ है। अब जब उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम क्या करते, इसमें होगा, ये होगा, ये होगा, बस वो गलत ही होगा, फिर वो लास्ट नंबर कहां जाएगा, गलत पे जाएगा। ये दिक्कत है उसमें, है ना। अब देखो आप इंग्लिश सेकंड जो है इसमें टोटल क्वेश्चन आपके कितने आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, और मार्क्स भी कितने हैं, 30 ही मार्क्स हैं और 30 ही क्या है आपके क्वेश्चंस हैं। 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चंस। अब देखो सिलेबस को हम 4 भागों में बांटते हैं। सिलेबस जो है एक तो आपके किसमें है, ग्रामर हो गया, है ना। दूसरा जो है वो आपका हो गया लिटरेचर, हाँ लिटरेचर आएगी इसमें, ज्यादा नहीं आएगी, वो थोड़ी बहुत आएगी, मैं बता दूंगा आपको। एक आपके हो गए क्या, टीएम का मतलब टीचिंग मेथड से हो गया, और एक आपका आएगा कॉम्प्रिहेंशन, हाँ पैसेज जिसे आप कहते हो ना। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब किससे है, पैसेज से, अनसीन पैसेज जो होता है, प्रोज पैसेज। अब ग्रामर में एक टॉपिक तो है आपका मॉडल हो गया, है ना, मॉडल वर्ब्स। दूसरा आपका हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तीसरा टॉपिक आपका बनता लिंकिंग डिवाइसेस। एक बार लिखो मत, अभी आप सभी देख लो एक बार, है ना। आज मैं सारा ही क्लियर कर दूंगा, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, कितने नंबर आप ला सकते हो, वो सारी बातें आज क्लियर कर दूंगा। और एक इसमें मैं आपके ग्रामर का उसका टॉपिक, वोकैबुलरी का टॉपिक लिख देता हूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आपके टॉपिक कितने हो गए, 4, और एवरेजन यहां से 5 या कितने क्वेश्चन बनते हैं, 6 क्वेश्चन बनते हैं, और इनसे नंबर लाना, यानी 5-6 में से इसका तो मैं कहूं नहीं कि ये तो क्या है कि इसका तो अथाह भंडार है, हो सकता है मैं जो लिखवाऊं वही आ जाए और हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन आपके इन 3 टॉपिक से जो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बनेंगे वो 100% सही हो जाएंगे, अगर आपने जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ लिया, याद कर लिया। अब याद ही नहीं किया तो फिर तो नहीं होगा, वो तो मैं लिखवाऊंगा, आपको उसको पढ़ना है, डाउट हम सॉल्व कर लेंगे। डाउट तो हो सकते हैं आ ही जाए आपको। लिटरेचर में आपके
इसमें 3 टॉपिक हैं। एक तो है आपके लिटरेरी फॉर्म। क्या है? लिटरेरी फॉर्म्स हैं, जिसमें आपका जैसे एलिजी हो गया, सोनेट हो गया, ड्रामा हो गया और शॉर्ट स्टोरी हो गया। 4 ही है फॉर्म में, 4 हैं आपके। और एक है लिटरेरी टर्म्स, जिसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, लिटरेरी टर्म्स। अब इसमें क्या है आपके, जैसे इसमें एलिट्रेशन है, मेटाफर है, सिमिली है और पर्सोनिफिकेशन है, इसके अलावा असोनेंस है और एक टॉपिक और है इसमें राइम। ये किसमें है? लिटरेरी टर्म्स में। 2 ही टॉपिक है ग्रामर के, और ये क्या है? थियरी बेस्ड है, इनमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपको सोनेट कितने प्रकार की होती है, कौन से सोनेट की कौन सी राइम स्कीम होती है, कौन सी सोनेट को, जैसे आप हिस्ट्री याद करते हो ना, वैसे ही इन दोनों को याद करना है आपको। या फिर कोई एग्जाम्पल के दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा, चलो बताओ इसमें कौन सी जो लिटरेरी टर्म है वो यूज हुई है, फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज हुआ है। और तीसरा इसमें एक टॉपिक आता है फोनेटिक्स। क्या है? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स अगर आपने 12th क्लास में देखे हो, सिंबल बना बना के लिखते हैं ना, सिंबल बना के लिखते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन साउंड के आधार पर करते हैं। आपके डेप्थ में नहीं आएगा ये, आपको बस बेसिक चीजें पूछेगा, तो इसको बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन बनता है। हाँ, तो इन तीनों से भी आप अगर आप मोटा मोटा माने तो 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, एवरेजन 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। 4 भी रह जाए, 5 भी, 5 तो नहीं होंगे, 4 ही रहेंगे। इनसे 3 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बस। अब वो क्या डिफर कर देता है, कभी 2 पूछ लेता है, कभी 1 पूछ लेता है। अब बात करते हैं हम किसकी? टीचिंग मेथड की। किस किस को पता है टीचिंग मेथड में क्या क्या आता है? किसी को पता है? इससे पहले किसी ने दिया था पात्रता? नहीं दिया होगा, जाहिर सी बात है, आपने दिया होगा, संस्कृत से दिया था। देखो मैं बताता हूं, टीचिंग मेथड में भी बहुत ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछा हुआ है। एक तो आपसे पूछे हुए हैं प्रिंसिपल्स, उसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने के सिद्धांत, नियम। और ये नियम है करीब 20 के आसपास, जो मेजर है। मेथड नाम का कोई टॉपिक आपके नहीं है, वो नाम जरूर उसका टीचिंग मेथड है, मेथड नहीं है। मेथड इंग्लिश में जैसे डायरेक्ट मेथड होता है ना, एक आपका ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन मेथड होता है, आर्मी मेथड होता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड होता है। ऐसा कोई भी मेथड आपके नहीं आएगा। आपके एक अप्रोच आएगी जिसका नाम है CLT, है ना, एक CLT अप्रोच आपसे पूछी जाएगी। CLT का मतलब होता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अप्रोच बोले तो पढ़ाने का तरीका, वो हिंदी में याद कर रहा। उपागम का मतलब क्या? उपागम को एक्सप्लेन करना है। उपागम का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका। मैं समझाता हूं अप्रोच का। देखो, अप्रोच कितने प्रकार की होती है? जनरली 2 ही प्रकार की होती है, या तो विद्यार्थी केंद्रित होती है या वो शिक्षक केंद्रित होती है, जिसे कहते हैं टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड कह दो आप। वो चाइल्ड, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। शिक्षा जो होती है, शिक्षा शास्त्र 3 प्रकार का होता है, आपको शायद नहीं पता होगा। बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसको कहते हैं पेडागोजी। समझना, आपको साइकोलॉजी वाले टीचर नहीं बताएंगे इस बात को। जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो होता है पेडागोजी। जो एडल्ट को पढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं एंड्रागोजी। क्या बोलते हैं? एंड्रागोजी। और जो व्यक्ति खुद ही पढ़ता है उसको बोलते हैं ह्यूटागोजी। नहीं आई बात समझ में? 3 प्रकार की होती है। गोजी शब्द संबंधित है स्टडी से, बच्चों को पढ़ाया जाए तो पेडागोजी, एडल्ट बोले तो हम जो क्या है, हम एडल्ट की कैटेगरी में थे, उसको बोलते हैं एंड्रागोजी। और 3rd नंबर पे आता है ह्यूटागोजी, जिसमें बच्चा खुद ही सेल्फ स्टडी करता है। और अब आपको पेडागोजी इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है। समझ में आ रही बात?
आप यहां सीख रहे हो, वो पेडागोजी सीख रहे हो आप, जबकि पढ़ाने का तरीका तो एंड्रागोजी वाला ही है, क्योंकि यू आर एडल्ट, सभी की एज 18 प्लस है, तो वो एंड्रागोजी हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपको ये पढ़कर वहां पढ़ाना, इसलिए पेडागोजी पढ़ाई जा रही है आपको। और यूटागोजी क्या होती है? जिसमें व्यक्ति खुद अपने आप को सेल्फ स्टडी करता है, उसे बोलते हैं यूटागोजी। समझ में आ गई बात? सेल्फ जो तैयारी करता है। चलो इसकी बात करते हैं, फिर मैं वो चीजें बताऊंगा अभी आपको। तो पहले प्रिंसिपल हो गया, फिर आपका क्या हो गया? CLT अप्रोच हो गया। इसके बाद इसमें है चैलेंजेस, है ना, और डिफिकल्टीज। इन ET से समझ जाना, इंग्लिश टीचिंग, ठीक है ना? इसका मतलब है कि इंग्लिश टीचिंग में पढ़ाते वक्त कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, या कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक टॉपिक आपका ये हो गया चैलेंजेस का और डिफिकल्टीज का। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है रेमेडियल टीचिंग, या पहले हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। एक तो मैं सीधा लिख दूं इवैल्यूएशन, तो समझ जाओगे, मूल्यांकन वाला टॉपिक है आपके, है ना? अरे इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? कितने प्रकार का होता है मूल्यांकन? हिंदी में पढ़ा होगा सबने, बताओ जरा, कितना प्रकार का होता है? नहीं पढ़ा? किस किसने पढ़ा हुआ है मेथड? हाँ बताओ। 3 टाइप का। आपको 3 ही पढ़ाया गया, 4 टाइप का होता है, मैं बताता हूं आपको, है ना? आपने जो पढ़ा है वो ठीक बताया। एक तो होता है आपका, एक होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कैसे होता है मैं समझाता हूं। कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो वो इवैल्यूएशन कौन सा होता है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। फिर आता है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है जिसमें बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, मतलब पढ़ाई के चलते समय जो इवैल्यूएशन लिया जाए, FA एग्जाम्स, प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख होते हैं ना स्कूल में, हिंदी मीडियम परख ही तो बोलते हैं। और वैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक होता है आपका डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक क्या होता है? जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चे कुछ सीखने में पीछे रह गए, अब उन बच्चों को कहां प्रॉब्लम आ रही है, इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करवाते हैं। और उसके बाद ही क्या दी जाती है? रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के लिए ही करवाया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। और फिर एक आता है आपका समेटिव। समेटिव क्या होता है? एंड ऑफ द सेशन होता है, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में क्या होते हैं? प्रमोट होते हैं। समेटिव में पास हो गए आप, तभी तो आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे ना, एक क्लास को छोड़ के दूसरी क्लास में जाओगे। तो ये वाला हम डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे इसमें बहुत अलग है। एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है, उसमें अलग अलग है। फिर बहुत सारे इसके छोटे छोटे टाइप्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। टेस्ट के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक है आपका रेमेडियल टीचिंग, है ना? रेमेडियल टीचिंग, इसको हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक अध्ययन या अधिगम, या उपचारात्मक शिक्षण। अधिगम तो लर्निंग को बोलेंगे ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? रेमेडी से बना हुआ है। रेमेडी उपाय, उपाय से क्या हो गया? उपचार। तो उपचारात्मक शिक्षण, ये भी आपका एक टॉपिक है। एक टॉपिक है आपके मल्टी लिंग्वलिज्म, यानी बच्चे को पढ़ाते समय एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान क्यों होना चाहिए? द रोल ऑफ मदर टंग या मल्टीलिंग्वलिज्म, ऐसे दिया हुआ है आपके सिलेबस में। तो हाँ, आपके लास्ट से पहले वाला टॉपिक दिया हुआ है आपको। तो आपके कितने हो गए? प्रिंसिपल्स हो गए, अप्रोच हो गई, चैलेंजेस और डिफिकल्टीज इंग्लिश टीचिंग हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, रेमेडियल टीचिंग हो गया, और क्या हो गया? मल्टीलिंग्वलिज्म हो गया। यही टॉपिक है आपके सिलेबस में। और बचा कुछ? यही है, बचेगा क्या? अब आते हैं, किसकी बात करते हैं हम? कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन में एक तो आएगा आपके अनसीन प्रोज पैसेज। प्रोज का मतलब ऐसे टाइप, प्रोज का मतलब ऐसे को बोलते हैं ना। तो एक तो अनसीन मैं लिख देता हूं पैसेज, आप बिना पढ़े,
और पोएम भी कैसी होगी? अनसीन पोएम होगी। और एक टॉपिक है इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब होता है, फॉलेसी से संबंधित एक टॉपिक है। इस टॉपिक को शायद आपने अभी तक कभी पढ़ा भी नहीं होगा। इन्फरेंसेस के बारे में जानते हो? नहीं, मैं समझाता हूं इन्फरेंसेस क्या है। इन्फरेंसेस के अंदर आती है फॉलेसीज। फॉलेसी का मतलब होता है गलती, फॉल्ट। जैसे हम किसी एक व्यक्ति को देखकर पूरे जमाने की बात कर लेते हैं। जैसे आप बस में जा रहे हो और आपने बस के ड्राइवर को 500 कंडक्टर को 500 रुपए दिए, और उसको क्या करना था कि आपको 150 रुपए का टिकट है, उसको आपको वापस कितने देने थे? 350 रुपए वापस देने थे। उसने आपको वो पैसे वापस नहीं किया, तो आपने क्या कहा कि बस कंडक्टर जो होते हैं ना, बेईमान होते हैं। अब आपने क्या किया, एक व्यक्ति की गलती को पूरे जमाने पर लागू कर दिया, तो गलती है कि नहीं है? एक व्यक्ति, सब थोड़ी ना करते हैं। इसको कहते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन, फॉलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। ऐसे ही आपके कोई 10-15 प्रकार की फॉलेसीज हैं, उनको आपको पढ़ना है, एक क्वेश्चन उससे बन जाएगा। और ज्यादा उसको डिटेल में नहीं देखना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है हायर लेवल का टॉपिक है, तो हायर वाले को सबसे लास्ट में देखेंगे। अरे एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरा माथा खराब क्यों करना है? मैं इसको पहले पढ़ा दूं ना, आप आधे उठ के चले जाओ क्लास में, सर नहीं पढ़ रही, इंग्लिश नहीं पढ़नी। ऐसा ही है ये टॉपिक, तो ये सबसे लास्ट में लिखा है मैंने। मैं चाहता था इसको पहले भी लिख देता, लेकिन ये टॉपिक क्या, एक क्वेश्चन आएगा। अरे नहीं करने 30 क्वेश्चन, हमको 29 करने हैं। अरे 29 करके आ जाना, मत करना 30। हाँ 30 करने तो पढ़ लेना इसको। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, सिलेबस हो गया। वापस देख लो भाई, आपके मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लिंकिंग डिवाइस और इडियम्स और फ्रेजेस इसमें आएंगे। ये तो आपके, इनको तो जानते हो आप तीनों को ना। इसमें थोड़ा दिक्कत है, इडियम फ्रेजेस होती है लोकोक्ति और मुहावरे। समझ में आ गई बात? जैसे मैंने कहा, कोई लोकोक्ति दे दी, जैसे आपसे पूछा जाए टू एंड क्या 9-2-11 होना, हाँ ये भी है, ये भी है। जैसे मैंने कहा एट अ स्टोन्स थ्रो, क्या मतलब होता है इसका? एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन का मतलब पत्थर और थ्रो का मतलब फेंकना, यानी इतनी दूरी पर कि जितना मैं पत्थर अगर फेंक दूं तो भी पहुंच जाए, मतलब भाई वो मेरे पास में रहता है। अरे पत्थर कितना फेंक लोगे आप? 50 मीटर, तो 50 मीटर का मतलब पास में ही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरे पास में रहता है। वंस विट्स एंड, बताओ, एट वंस विट्स एंड, विट का मतलब बुद्धि और एंड का मतलब खत्म हो जाना। आप कहते हैं यार मेरी बुद्धि ही काम नहीं कर रही, कई बार कहते हो जब क्वेश्चन समझ में नहीं आता, यार तो माथा ही काम नहीं कर रहा, कहते नहीं कहते? इसका मतलब है कि वो सिचुएशन कैसी हुई, कंफ्यूजेबल, उलझन में पड़ गए आप। तो आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी ये, नहीं तो तुम्हारा याद नहीं होंगी फिर ये। आप इनको क्या है कि आपके एक रूल आता है, आपने पढ़ा हो लिंकिंग विद लाइफ, पढ़ने में जीवन से जोड़कर पढ़ना, याद करने में आसान हो जाता है। अगर आप किन्हीं बातों को अपने लाइफ से जोड़कर पढ़ लो ना, तो वो चीजें समझ में आ जाती हैं। तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है। इनमें मैंने आपको बता ही दिया था, ये सारे आपके क्या हो गए, मेथड्स हो गए, और ये आपकी क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंशन वाला। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना, कॉम्प्रिहेंड करना। तो ये तो समझ पर ही है, अनसीन है, मतलब मैं पढ़ाऊंगा वो तो नहीं आएगा, कोई भी आ सकता है। तो आपको पैसेज पे ध्यान नहीं देना, पैसेज सॉल्व करने की प्रोसेस पे ध्यान देना कि पैसेज को और पोएम को सॉल्व कैसे किया जाता है, जिससे कोई भी पैसेज आए तो आप इसमें कर सकते हो। अब देखो, अब 5-5 यहां से हो गए, तो इन दोनों को मिलाकर करीब कितने क्वेश्चन आ जाएंगे आपके? 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन यहां से, 20 क्वेश्चन यहां से, तो टोटल कितने हो गए आपके? 30 क्वेश्चन हो गए। अब देखो, जो हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अगर ये आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आप 25 क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर लेते हो, और इससे प्लस में वही बच्चा नंबर लेके आएगा जो सेल्फ स्टडी करेगा, अच्छी सेल्फ स्टडी। अरे यहां तक तो पहुंचना इस पढ़ाने के हिसाब से हो सकता है, अगर आपको वो पूरा याद है तो। मैं पहले ही क्लियर कट कह रहा हूं, अगर आप नोट्स बना के रख लोगे तो कुछ नहीं होगा उससे।
आप अगर इसको इसका एक दो बार रिवीजन कर लेते हो, ढंग से प्रॉपर समझ लेते हो, तो आप 25 नंबर तक पहुंच सकते हो। और बच्चों के 29 28 तक आ जाते हैं, 30 तो नहीं आते, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इंग्लिश में गलत हो ही जाता है, वो खुद आते हुए भी गलत हो जाता है कई बार। तो 27 28 नंबर आप ला सकते हो इसमें 30 में से, लेकिन शर्त यह है कि उसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन 25 तक आप जो नोट्स के माध्यम से भी पहुंच सकते हो, अगर आप प्रॉपरली उसको पढ़ते हो। अब मुझे बताओ, किसी को सिलेबस से संबंधित कोई पूछना है तो पूछ लो। इधर इस लाइन वाले बताओ भाई, लास्ट में। इसमें भी नहीं है, ठीक है, टॉपिक शुरू करते हैं हम। ये नोट डाउन करो फटाफट, है ना। सिलेबस या तो आपके पास है तो ठीक है ना, नोट डाउन कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। आपको भी पता रहेगा ना पोर्शन किस किस तरीके से डिवाइड है। ये वाले नहीं है उसमें, ये है और ये है। पास है ना उसका, तो क्यों देना है, जीवन लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ये सारा नहीं तो, ये तो आपके मॉडल्स तो काम आएंगे, ये भी दोनों टॉपिक काम के हैं। ये आपके काम के नहीं है, ये तो काम का है, ये काम का नहीं है ये। लेकिन क्या पता मैंने पढ़ा है वही आ जाए। हाँ, अब बोलो, एक मिनट, अब बोलो। रीट मीन्स कौन सा लेवल? लेवल फर्स्ट में आपके कुछ तो ग्रामेटिकल टॉपिक है और कुछ आपके मेथड्स हैं। ये वाला पोर्शन नहीं है इसमें। देखो उसमें आपके क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ। टेंस आते हैं, पैसिव आते हैं, मैं बताता हूँ, नरेशन आता है, आर्टिकल्स आते हैं और इडियम्स आते हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स के भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं उसमें, वो पूछ लेता है। और ये तो सारे ही हैं, इनसे ज्यादा ही है, कम नहीं है ज्यादा है। इसमें मेथड भी है उसमें, एक दो डायरेक्ट और दो तीन मेथड दिए हुए हैं उसमें। ये वाला पोर्शन जो है पात्रता में अलग है, बाकी लेवल 1 में बाकी चीजें। ये मतलब फर्स्ट और थर्ड तो फिर भी मिल जाएगा, सेकंड और फोर्थ का रोल नहीं है, ये तो आएगा आपके। और इंग्लिश किसका है मेन सब्जेक्ट? इंग्लिश 1 2 3 4 5, तुम्हारा तो सब कुछ आएगा। रीट मेंस में तो ग्रेड सेकंड का जो है ना, तो सारा ही डाला हुआ है, बस उसका लेवल थोड़ा हल्का हो जाएगा, है ना। फटाफट लिखो, फिर बढ़ते हैं आगे, फिर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बताओ बताओ, आपके मन में क्या चल रहा है बताओ। ये वाले तो पढ़ो ही ना आप, ये वाले मत पढ़ना आप। कौन सा? मॉडल्स अगर नहीं आएंगे तो पैसिव कैसे करोगे? पैसिव तो चलेगा मॉडल्स में, है ना। और सब्जेक्ट और एग्रीमेंट तो टेंस से रिलेट करके पढ़ेंगे हम, तो ये तो पढ़ना ही है आपको। और हाँ, ये टॉपिक नहीं है आपके, लिंकिंग डिवाइस नहीं है। ये दोनों तो हैं, तीनों तो हैं, ये वाला नहीं है। मैंने कहा ना फर्स्ट और थर्ड तो आपके हैं, सेकंड और फोर्थ नहीं है। इसमें मान लेते हैं लिंकिंग डिवाइस नहीं है, बाकी तो सारे ही हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और वो तो है ही है सारे। तो मैं तो पहले क्लियर कर दिया कि लेवल 1 में ये आएगा, लेवल 2 में ये आएगा। लेवल 2 का जब मेंस होगा, मतलब जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है उनका सब कुछ आएगा, उनको तो पूरा ही पढ़ना है भाई। है पात्रता हो रखी है क्या आप लोगों की? हाँ, इसीलिए आप पूछ रहे हो। पात्रता नहीं होती तो आपको पढ़ना ही होता ना ये। आपकी हो रखी पात्रता, थोड़ी हो रखी है। ठीक है, चलो लिख लिया सबने? हाँ लिखो एक बार। जिन्होंने लिख लिया वो पहला टॉपिक डाल लो, मॉडल वर्ब। हाँ,
अंडरलाइन करते रहना, आपने पढ़ रखा है ना वो टॉपिक, रिवीजन हो जाएगा। हो गया भाई सबका? हाँ बेटा, आपको क्या डाउट है? मिल गए सारे टॉपिक? आपका अलग लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज उर्दू है, कोई नहीं। चलो पहला टॉपिक देखो आप, नहीं बदला क्या? हाँ पहला टॉपिक डाल लो, मॉडल वर्ब्स। अब देखो स्पेलिंग में भी ध्यान रखना, अगर आपने MODEL कर दिया तो फिर वो दूसरा मॉडल बन जाएगा ना। हाँ, इसका मतलब होता है प्रतिरूप। हाँ, इसका मतलब क्या हो जाता है? प्रतिरूप। जैसे किसी बिल्डिंग का भी तो हम मॉडल बनाते हैं, यानी प्रतिरूप का मतलब है कि छोटा रूप। नक्शा जो होता है वो यही तो होता है, और जो रैंप वॉक करते हैं वो भी यही वाले होते हैं, वो भी किसी चीज का प्रतिरूप ही तो बन के आ रहे हैं, तो वो इसीलिए कहा जाता है। अब देखो जरा, अब आप बोर्ड पर ध्यान दो सभी, क्योंकि इसमें बेसिक बातें बता रहा हूं, वो आगे काम आएंगी आपको ना। आपको ध्यान ये रखना है कि मॉडल वर्ब जो है वो किसी भी व्यक्ति के भाव की बात करता है। मॉडल शब्द जो है ना वो किससे बना हुआ है? मोड नामक शब्द से बना हुआ है, और ये मोड का इंग्लिश मीनिंग जो होता है ना वो होता है मूड। मोड से, है ना, बना है ना, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है मूड। अब आपने कहा सर ये भी तो आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है, नहीं, इंग्लिश के ज्यादातर शब्द लैटिन, ग्रीक जैसी लैंग्वेज से आते हैं, तो मोड शब्द ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको इंग्लिश में जब हम लेके आते हैं तो मतलब क्या होता है? मूड होता है। तो मूड बोले तो भाव, किसकी बात करता है? ये भाव की बात करता है, यानी बोलने वाले के मन में क्या भाव चल रहा है, इसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। इसीलिए मॉडल वर्ब को कहा जाता है इंग्लिश का क्या? ATM। क्या फुल फॉर्म होती है ATM की? ऑटोमेटिक नहीं होती, इसकी मतलब होता है ए बोले तो एटीट्यूड। एटीट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? एटीट्यूड को क्या कहते हैं? नहीं पता है, बोलते सारे हैं क्या? घमंड तो प्राउड होता है, प्राइड होता है। हाँ, इसको बोलते हैं व्यक्ति का दृष्टिकोण। क्या बोलते हैं? दृष्टिकोण, या कहते हैं नजरिया, या कहते हैं अभिवृत्ति, ज्यादा हिंदी में जाओ तो, है ना। हाँ, अब एटीट्यूड कोई गलत शब्द है ही नहीं। किसी ने कह दिया एटीट्यूड दिखा रहा है, तो वो तो उसको खुद को बोलना नहीं आता। एटीट्यूड तो होना चाहिए, एटीट्यूड तो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, तो एटीट्यूड सही वर्ड है। दूसरा वर्ड है इसमें क्या? टेम्परामेंट। अब शब्द थोड़ा बड़ा है लेकिन अभी आसान हो जाएगा। टेम्परामेंट का मतलब होता है प्रकृति, नेचर वाली नहीं, आपकी प्रकृति कैसी है, आप किस तरीके के व्यक्ति हो। प्रकृति का मतलब है नेचर, आपका व्यवहार। दुनिया में कितने तरीके के लोग होते हैं? 3 तरीके के लोग होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? पहले नंबर पे आते हैं जो व्यक्ति असर्टिव होते हैं। असर्टिव का मतलब है कि जिन व्यक्तियों को जो पूछा जाए वो उतना ही उसका आंसर देते हैं। आपने जो पूछा उसका आंसर दिया, खत्म किया। एक होते हैं बात बात पर भड़कने वाले, बोले तो एग्रेसिव, और एक होते हैं सबमिसिव, कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पे।
तो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? असर्टिव। तो अगर आप में हो तो आपका टेम्परामेंट कैसा है? असर्टिव है। जैसे आपने 3 शब्द और पढ़े होंगे, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। जो अपनी बात को किसी व्यक्ति के सामने बिना झिझक के रख दे तो उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। जो अपनी बात को नहीं कह पाए उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और जिस व्यक्ति के अंदर दोनों ही क्वालिटी हो, कि वो जरूरत पड़े तो बोल दे और जरूरत नहीं पड़े तो नहीं बोले, तो वो होता है एम्बीवर्ट। तो ये आपका क्या है? टेम्परामेंट है, ये आपकी प्रकृति है। इसको बताने का भी काम कौन करेगा? मॉडल वर्ब। और एम से बनता है मूड, आपके मन में चल क्या रहा है, यानी कि भाव की बात करेगा। तो मॉडल वर्ब किसका काम करती है? एटीएम का। अभी एटीएम इसलिए लिखवाया ताकि याद हो जाए, एटीट्यूड, टेम्परामेंट और मूड। अब नेक्स्ट कंडीशन आपको याद ये रखनी है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा ही आपको क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये तो आप रट लो इसको, तो क्योंकि इसी से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपको इसके साथ फोर्थ फॉर्म लगानी है तो पहले फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, यानी ये लेगा ही क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरी कंडीशन, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? बताओ जरा, टोटल कितने होते हैं? ये 13। फिक्स्ड है, न कम है न ज्यादा। टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब 13 में कैटेगराइजेशन कैसे है? यानी हमने मॉडल वर्ब्स की बात की और इनकी संख्या लिखी कितनी? 13। अब 13 में दो इनकी क्या है? कैटेगरीज हैं। एक को कहा जाता है कि जो केवल क्या है? मॉडल्स हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? प्योर मॉडल्स। और दूसरा प्रकार जो है उसे कहते हैं हम मार्जिनल मॉडल्स। क्या कहते हैं? मार्जिनल मॉडल्स। समझना जरा, मार्जिनल का मतलब होता है कि जो मॉडल का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। इनकी संख्या जो है वो है 3। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है यूज्ड, एक होता है डेयर और एक होता है नीड। ये 3 तो किसमें आते हैं? मार्जिनल में। अरे यूज का भी तो सेकंड फॉर्म यूज्ड होता है ना? अगर यूज के रूप में यूज किया है सेकंड फॉर्म के रूप में तो ये मेन वर्ब है, और अगर इसके साथ टू और लगा दे तो फिर क्या बन जाएगा? ये मॉडल वर्ब बन जाएगा। बाकी प्योर मॉडल्स की संख्या कितनी बची भाई? 10 बची। 10 में देखो कौन कौन से आते हैं हमारे। पहला है कैन कुड है, मे है, माइट है। 4 हो गए। चलो, इसके अलावा आपका विल है, शैल है, वुड है और शुड है। 8 हो गए। अब 11 और 3 और बचे। एक होता है मस्ट, एक होता है OUGHT, है ना, और टू। कितने हो गए? 10 हो गए। एक और बचा, कौन सा? ये हो गए सारे। गिनो देखो, 10 हो गए, 3 वो 13 हो गए ना। हाँ, टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। तो 10 इधर से और 3 उधर से, तो टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। अब ये 13 मॉडल आपको पढ़ने हैं। इनको क्या, क्योंकि इनका यूज तो सिर्फ किसकी तरह होता है? मॉडल की तरह। और उनका यूज किसकी तरह होता है? यानी मैं लिख देता हूं, केवल मॉडल की तरह यूज होते हैं, केवल मॉडल की तरह यूज होते हैं, है ना। और इनका यूज मॉडल और मेन वर्ब की तरह होता है, मेन वर्ब की तरह होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके मार्जिनल मॉडल्स कहलाते हैं। यहां तक की बात समझ में आई भाई सबको? किसी को डाउट?
देखो मैं वापस रिपीट कर देता हूं पूरा ही, आप मेरी बातें सुनते रहो बस। देखो मॉडल वर्ब जो है वो मोड नामक शब्द से बना है जिसका मतलब मूड होता है, इसीलिए इसको इंग्लिश का क्या कहा जाता है, एटीएम। व्यक्ति के एटीट्यूड यानी बोलने वाले की नजरिया बताता है, टेम्परामेंट उसकी प्रकृति बताता है, मूड उसका भाव बताता है। एक शर्त मैंने बताई कि भाई मॉडल वर्ब आएगा तो अपने साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लेगा। मॉडल की संख्या कितनी होती है, 13। 13 में से 10 क्या है, प्योर मॉडल्स, 3 क्या है, मार्जिनल। मार्जिनल कौन से होते हैं, हाँ 3 के कैसे काम करते हैं, मॉडल और मेन वर्ब की तरह। बाकी के कौन से होते हैं, मे, माइट, ये केवल किसकी तरह यूज होते हैं, आगे बात समझ में। अब एक बार नोट डाउन करो फिर आगे की बात करते हैं, है ना। हाँ लिख लो। अभी आज क्या है कि मेरे को क्या 2-3 दिन से फीवर आ रहा है, कल तो मैंने ग्रेड सेकंड वालों क्लास भी नहीं ली इसके चक्कर में। तो अभी क्या है कि अभी वायरल चल रहा है ना इस समय, आप में से भी 2-5-10 तो बीमारी होंगे, नहीं हो क्या, फीवर आ रहा है। हाँ डोलो खानी पड़ रही है, डोलो, हाँ डोलो 650। लिख लो। तो आज तो ऐसे मानो कि हमने केवल इंट्रोडक्शन ही देखा है, बिग क्लास तो चाहिए ना इंट्रोडक्शन के लिए। अब क्या 2 घंटे अभी आप क्या है कि झेल नहीं पाओगे, कुछ दिनों बाद जैसे 2-5-10 क्लास हो जाएंगे ना तब आप फ्लो में आ जाओगे। अभी तो अभी क्या आपके साथ दिक्कत है कि आप जब लिखोगे ना तो पहले कॉपी पे, फिर बोर्ड पे, फिर कॉपी पे, फिर बोर्ड पे, स्पेलिंग्स भी देखनी पड़ेंगी आपको। ऐसा होगा आपके साथ जो मतलब जिनका मतलब इंग्लिश कमजोर है, तो होता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब देखना हिंदी में क्या है, एक बार देख ली लाइन तो आप पूरी लिख लेते हो उसको। आपका मीडियम इंग्लिश होगा तो हिंदी है, हिंदी है तो लिख लोगे आप, इंग्लिश वाले तो लिख लेते नहीं, आप भी लिख लोगे, 2-5 दिन में क्या प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। अभी आपको क्या स्पोकन स्पोकन नहीं, अभी तो आपको बेसिक बेसिक चीजें सीखनी, पास करना है एग्जाम, ज्ञानी नहीं बनना है। कर दे चेंज भाई, सबने लिख लिया हो तो, हाँ लिख लो, एक बार लिख लो। लिख लिया, आ गया समझ में, आपको आ गया, और किसी को, बेटा आपको दिख तो रहा है ना, आपको कहीं पोडियम से नहीं दिख रहा हो, क्या बोलते हैं इसको, पोडियम बोलते हैं ना, जिनको नहीं पता है इसका नाम क्या होता है, पोडियम। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आई स्टैंड वेयर आई स्पीकर डिलीवर हिज स्पीच, उस स्टैंड का नाम बताओ जहां से स्पीकर खड़ा होकर अपना स्पीच देता है। अब उसमें लिखा हुआ था स्पीकर स्टैंड, बच्चे वही करके आ गए। ऐसे थोड़ी ना पूछेगा कि स्पीकर स्टैंड कहते हैं, पोडियम, पोडियम, PODIUM, पोडियम बोलते हैं इसको। हाँ बच्चों को लगा अच्छा इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया, सिंपल नहीं था वो फंसा दिया। जिनको आता भी होगा ना पोडियम वो भी भूल गए एक बार के लिए एग्जाम में कि नहीं नहीं स्पीकर स्टैंड ही ठीक है, ज्यादा ठीक लगेगा। अब मैं चेंज कर रहा हूं ना, चलो अब आप लिख लो इसको, बाकी कल हम करेंगे डिस्कशन, हो गया है, टाइम भी हो गया है आपका आज का।